जय हिंद। कांग्रेस के हरिपुरा सेशन और त्रिपुरी सेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। हमने बात की थी त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में और हमने ये देखा था कि त्रिपुरी सेशन में कुछ हद तक गांधी वर्सेस बोस की शुरुआत हो गई थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि गांधी और बोस के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को आज हम 3 फ्रंट्स के ऊपर देखेंगे। एक तो हम बात करेंगे नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच के बारे में, और इसका तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें ऑलरेडी है। गांधी जी बात करते थे एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस के बारे में, लेकिन बोस साहब कहीं कहीं मिलिटेंट अप्रोच को भी प्रोपगेट करते थे। दूसरा हम बात करेंगे मीन्स एंड एंड के बारे में, कि किसी गोल को, किसी एंड को पाने के लिए रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है, उस पर दोनों के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उसको अपन पढ़ेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे मिलिट्री के बारे में। मिलिट्री को लेकर गांधी जी के विचार क्या थे और बोस साहब का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गांधी और बोस दोनों ही लीडर्स एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट एक दूसरे के लिए बहुत डीप रिस्पेक्ट थी दोनों के दिल में। बट हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत सारे थे। दोनों अपनी आइडियोलॉजी को लेकर बहुत ही स्ट्रांग थे और दोनों अपनी आइडियोलॉजी को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों को ऐसा लगता था कि उनका जो रास्ता है उसी रास्ते से इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा। दोनों एक दूसरे की डीप रिस्पेक्ट रखते थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज दोनों में बहुत ह्यूज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और ये जो डीप रिस्पेक्ट है ये वेरियस इंस्टेंसेस में देखने को मिलती है। जैसे 1942 में गांधी जी ने बोस साहब को बुलाया प्रिंस अमंग पैट्रियट्स, कि जितने भी देशभक्त हैं उनमें प्रिंस हैं सुभाष चंद्र बोस। मतलब हैवीली अप्रिशिएट कर रहे हैं गांधी जी बोस साहब को। जब बोस साहब की डेथ रिपोर्ट की जाएगी तो गांधी जी ये कहेंगे कि नेताजी का जो देशभक्ति है, जो पैट्रियटिज्म है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। हाँ, उनका रास्ता अलग था, वो अपने उस रास्ते पे चल के इंडिपेंडेंस को अटेन नहीं कर पाए, फेल हो गए। लेकिन फेल कौन नहीं होता है, सब होते हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेताजी की देशभक्ति को क्वेश्चन कर सकते हो। गांधी जी यहां भी सुभाष चंद्र बोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। गांधी जी इनफैक्ट ये कहेंगे कि नेताजी विल रिमेन इमॉर्टल फॉर ऑल टाइम टू कम फॉर हिज सर्विस टू इंडिया, कि नेताजी ने जो इंडिया के लिए किया है उसके लिए नेताजी हमेशा अमर रहेंगे। ये क्या दिखा रहा है कि गांधी जी बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते थे सुभाष चंद्र बोस की, और बोस भी उतना ही रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की। इनफैक्ट बोस वो इंसान है जो कि गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ आवर नेशन बुलाएंगे। रंगून से एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान 1944 में बोस साहब गांधी जी के लिए कहेंगे कि गांधी जी इज फादर ऑफ आवर नेशन, राष्ट्रपिता बुलाएंगे। इनफैक्ट जब त्रिपुरी क्राइसिस होंगे और बोस साहब को ऑलमोस्ट फोर्स कर दिया जाएगा रिज़ाइन करने के लिए, तो रिज़ाइन करते करते सुभाष चंद्र बोस ये कहेंगे कि देखो, मैं गांधी जी को बहुत ह्यूजली रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर मुझे पूरे कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए, पूरे देश का सपोर्ट मिल जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एरा गांधी जी का सपोर्ट नहीं मिला तो। मतलब पूरे कांग्रेस का सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता है एक ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द एरा के सपोर्ट के सामने। सोचो, बोस साहब भी कितना ह्यूजली रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी को। बोस साहब ये भी कहेंगे दैट द सर्विस विच महात्मा गांधी इज प्रोवाइडिंग टू दिस कंट्री इज सो यूनिक एंड अनपैरेलल्ड दैट इज नेम विल बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन आवर नेशनल हिस्ट्री फॉर ऑल टाइम। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि दोनों ही लीडर्स एक दूसरे को बहुत ह्यूजली रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हाँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, आइडियोलॉजी अपनी जगह पे है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने गहरे थे कि दोनों लीडर्स एक दूसरे के साथ में खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे उसके बारे में तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। जैसे दोनों ही लीडर्स सोशलिज्म में बिलीव करते थे, लेकिन हाँ, सोशलिज्म का नोशन दोनों का अलग था। जैसे गांधी जी वेस्टर्न सोशलिज्म के अगेंस्ट में थे। वेस्टर्न सोशलिज्म जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत हैवीली प्रमोट करता है, प्रोपगेट करता है, गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। इनफैक्ट जब हमने गांधी वर्सेस अंबेडकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि गांधी जी ये कहते थे कि मशीन्स डीह्यूमनाइज करती हैं,
तो गांधी जी मैकेनाइजेशन के, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट में थे। लेकिन हाँ, दोनों लीडर्स सोशलिज्म के फेवर में थे, लेकिन सोशलिज्म का जो मेथड है वो थोड़ा अलग था दोनों लीडर्स का। दोनों लीडर्स में एक और कॉमन चीज़ थी, दोनों ही कम्युनिज्म को पूरी तरीके से डिसलाइक करते थे। बिकॉज कम्युनिज्म का एक एस्पेक्ट क्या है, कम्युनिज्म कहता है कि कोई रिलीजन नहीं है, कम्युनिज्म कहता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है। लेकिन हमारे दोनों लीडर्स बहुत ही रिलीजियस थे, हमारे दोनों लीडर्स भगवान में खूब अच्छे से बिलीव करते थे। दोनों लीडर्स अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कामकाज करेंगे। दोनों लीडर्स विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों लीडर्स के मेथड्स और आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी जो कामकाज करने का तरीका है दोनों लीडर्स का, वो एकदम से अलग है। अब अपन एक एक करके देखते हैं कि वेरियस फ्रंट्स के ऊपर दोनों लीडर्स के बीच में क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच के बारे में। देखो, गांधी जी का हमें पता है, गांधी जी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। उनके लिए सिर्फ एक रास्ता था, वो था अहिंसा, वो था सत्याग्रह। गांधी जी किसी भी फॉर्म ऑफ वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। इनफैक्ट गांधी जी का ये कहना था कि वायलेंस लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, डिवाइड करता है। सिर्फ एक रास्ता है और वो क्या है, एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस। और गांधी जी की आइडियोलॉजी में शायद एक यही प्रिंसिपल ऐसा है जिसको लेकर गांधी जी एब्सोल्यूटली रिजिड हैं, बिल्कुल भी टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी कहते थे कि सिर्फ एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस के थ्रू ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन किया जा सकता है। गांधी जी कहते थे कि यही एक रास्ता है, अहिंसा ही इकलौता रास्ता है जिसमें मासेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ बोस कहते थे कि देखो, ये जो आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस है, इसके थ्रू इंडिपेंडेंस नहीं जीता जा सकता। ये जो आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस है, इसके थ्रू सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर किया जा सकता है, इसके थ्रू मासेस को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हमें पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस देश से बाहर निकालना है, तो हमें वायलेंट रेजिस्टेंस करना ही करना पड़ेगा। गांधी जी कह रहे हैं एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, बोस कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर कर सकते हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, अगर हमें पूरी तरीके से इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर निकालना है, तो हमें वायलेंट रेजिस्टेंस करना ही करना पड़ेगा। और दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद बात आती है मीन्स एंड एंड्स के बारे में। देखो, गांधी जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अंबेडकर और गांधी की डिबेट में। गांधी जी कहते थे कि मीन्स और एंड्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपका गोल अगर अच्छा है, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा चूज कर लिया है, अगर आपका रास्ता सही नहीं है, तो उस गोल का कोई मतलब ही नहीं है। गांधी जी कहते थे कि जितना इंपॉर्टेंट आपका गोल है, जितना इंपॉर्टेंट आपके गोल की प्योरिटी है, उतना ही इंपॉर्टेंट उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया वो है। गांधी जी के लिए मीन्स और एंड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। लेकिन बोस साहब जो हैं वो रिजल्ट्स पर फोकस करते थे। उनका मानना ये था कि आपका जो गोल है, आपका जो रिजल्ट है, वो मैटर करता है। उस तक आप किस रास्ते के थ्रू पहुंचे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 के जो माहौल है, जो क्लाउड्स हैं, वो बनने लगेंगे, तो बोस साहब क्या बोलेंगे हरिपुरा सेशन में, त्रिपुरी सेशन में, कि देखो अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर है, इसके ऊपर प्रेशर बनाओ, इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह की शुरुआत करो, इसके अगेंस्ट में मास मूवमेंट को लॉन्च करो, इसके अगेंस्ट में सीडीएम को लॉन्च करो, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर है, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगी, तो बोस साहब बहुत हैवीली क्रिटिसाइज करेंगे इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और क्रिटिसिज्म सही भी है। बोस साहब क्या बोलेंगे कि देखो, आप वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि जितने भी यूरोपियन नेशंस को नाजीज ने दबाया हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ है, हम उनको आज़ाद कराने के लिए इस वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद ने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं, आप अपनी खुद की कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हो,
ये कैसी दोहरी बात है। बोस साहब जो हैं वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए नाजीज की मदद ले लेंगे, इंपीरियल जापान की मदद ले लेंगे। आपने कहानी सुनी होगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि बोस साहब इन पर्सन हिटलर से जाएंगे और मिलेंगे, और इंपीरियल जापान की मदद तो ली है, आर्मी लेकर इंडिया के द्वार तक आ गए थे। और वो किसकी मदद से हो रहा था? वो जापान की मदद से हो रहा था, वो एक्सेस पावर्स की मदद से हो रहा था। अच्छा, बोस साहब मदद लेंगे इंपीरियल जापान की, बोस साहब जाएंगे नाजीज से मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बोस साहब नाजीज के तौर तरीकों को अप्रूव करते थे। नाजीज का तौर तरीका क्या था? नाजीज जो हैं वो रेशियल सुपीरियरिटी में बिलीव करते थे। उनका मानना ये था कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो हैं वो सबसे सुपीरियर रेस है, बाकी सब बेकार रेसेस हैं। इनफैक्ट जूइश लोगों को तो गैस चेंबर में डाल डाल के जलाया जाता था, उनको तो सबसे खराब रेस बताया जाता था। नाजीज की आइडियोलॉजी क्या थी? लेबनसरम, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करो, जितना हो सके उतना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सप्रेस करो। बोस साहब इस आइडियोलॉजी को अप्रूव नहीं करते थे, इस तौर तरीके को अप्रूव नहीं करते थे। इनफैक्ट बोस साहब ये कहते थे कि लिबर्टी होनी चाहिए। बोस साहब बात करते थे जस्टिस के बारे में। बोस साहब नाजीज के तौर तरीकों को अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या था? उनका अल्टीमेट गोल था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना, और इस गोल के लिए वो नाजीज के साथ में भी हाथ मिलाएंगे, उनसे भी मदद मांगेंगे, वो इंपीरियल जापान के साथ में भी हाथ मिलाएंगे, उनसे भी मदद मांगेंगे। ये क्या दिखा रहा है कि बोस साहब जो हैं वो एंड पे फोकस करते थे, उसके लिए उनको कौन सा रास्ता चूज करना है वो रास्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था। और ये यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नाजीज के तौर तरीकों को बोस साहब पूरी तरीके से डिसअप्रूव करते थे, डिसअग्रीमेंट में थे, लेकिन उसके बावजूद मदद मांगने के लिए चले जाएंगे नाजीज के पास में, उसके बावजूद मदद मांगने के लिए चले जाएंगे इंपीरियल जापान के पास में। बोस साहब के लिए अपन ये कह सकते हैं कि वो प्रैग्मेटिस्ट थे। वो आज की क्या ज़रूरत थी अपने गोल को अटेन करने के लिए, उस ज़रूरत के हिसाब से अपने रास्ते को चूज़ करते थे। अल्टीमेट गोल है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। मतलब यहाँ भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि बोस साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि देखो, आपका गोल आपको पता होना चाहिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गांधी क्या कहते थे कि देखो, आपका जो गोल है वो तो है ही, उसकी प्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका रास्ता गलत है और गोल आपका बढ़िया है तो इस गोल का कोई मतलब ही नहीं है। जितना इम्पॉर्टेंट गोल की प्योरिटी है उतना ही इम्पॉर्टेंट उस गोल तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया उसकी प्योरिटी है। इनफैक्ट गांधी जो हैं वो नाजी जर्मनी को और इंपीरियल जापान को दोनों को कंडेम करेंगे और दोनों को डेंजरस पावर्स बुलाएंगे। इनफैक्ट गांधी जी इसी दौर में ये कहेंगे कि बोस साहब का और मेरा एक ही गोल है, इंडिपेंडेंस। लेकिन बोस साहब ने जो रास्ता चूज़ किया है वो रास्ता ऐसा है कि हम दोनों के रास्ते कभी भी एक नहीं होंगे। क्लियरली बोल रहे हैं गांधी जी। बोस साहब भी इसी दौरान टोक्यो में एक स्पीच दे रहे होंगे और वहाँ पे बोस साहब गांधी जी के मेथड्स को एक्नॉलेज करेंगे, बोलेंगे कि गांधी जी का ये जो मेथड है नॉन वायलेंस का, ये अच्छा है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हाँ, जाते जाते ये भी कह देंगे कि अगर हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस अटेन करना है तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस इस नॉन वायलेंस के रास्ते से नहीं आ सकता है। दो डिफरेंसेस अपन ने देखे। एक तो क्या देखा, एक तो हमने देखा कि गांधी जी एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस के बारे में बात करते थे और बोस साहब जो हैं वो कहते थे कि नॉन वायलेंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें वायलेंट रेजिस्टेंस करना ही करना पड़ेगा। फिर दूसरा, बोस साहब और गांधी जी की आइडियोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन्स एंड एंड्स। गांधी जी के लिए मीन्स और एंड्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बोस साहब क्या कह रहे हैं, एंड इंपॉर्टेंट है, उस तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता, कौन से मीन्स यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। फिर तीसरा, मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोस साहब जो हैं वो मिलिट्री डिसिप्लिन को, वो मिलिट्री को बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते थे, बहुत डीपली अट्रैक्टेड थे उसकी तरफ। इनफैक्ट इंडिया डिफेंस फोर्स की यूनिवर्सिटी यूनिट में उनको आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी और बोस साहब इसके लिए बहुत ग्रेटफुल थे, बहुत थैंकफुल थे। जब कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हुआ 1930 में, तो इस सेशन के सेरेमोनियल फंक्शन में
बोस साहब ने वॉलेंटियरली खुद से गार्ड ऑफ ऑनर को ऑर्गेनाइज किया और इस गार्ड ऑफ ऑनर में बोस साहब पूरा आर्मी यूनिफॉर्म में आएंगे, अपने ट्रूप्स को तैयार करेंगे, पूरा जोर शोर से आर्मी के वेल्लोर को, आर्मी की ताकत को डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे। और जब बोस साहब ऐसा करेंगे तो गांधी जी इसके साथ में थोड़ा सा अनईजी होंगे, बिकॉज गांधी जो हैं वो मिलिट्री के पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे। हम पढ़ेंगे गांधी जी का जो स्टेट था, गांधी जी का जो विजन था, गांधी जी का जो राम राज्य था, वो बना था ट्रुथ और नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट पे। और ये जो राम राज्य है गांधी जी का, जब इसको अपन पढ़ेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये तो यूटोपियन विजन है, ये तो ऐसा विजन है जो कि सिर्फ सोचा जा सकता है लेकिन एक्चुअल में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। और इसको पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा सरप्राइज होता है कि गांधी जी हर चीज़ में इतने प्रैक्टिकल हैं, लेकिन राम राज्य को लेके इतना यूटोपियन कैसे हो सकते हैं। गांधी जी कहते थे कि मैं एक ऐसा स्टेट बनाना चाहता हूँ, यह राम राज्य एक ऐसा स्टेट होगा जिसमें ट्रुथ की बातचीत होगी, जिसमें नॉन वायलेंस की बातचीत होगी, जिसमें लोग खुद को सेल्फ रेगुलेट करेंगे। इस राम राज्य में आर्मी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, इस राम राज्य में पुलिस की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ये राम राज्य एक परफेक्ट प्लेस होगा। और अगर अपन थोड़ा भी सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा नेशन हो जहाँ पे पुलिस ही ना हो, जहाँ पे आर्मी ही ना हो। अगर ऐसा हो जाएगा तो अराजकता आ जाएगी, बिकॉज लोग कितने पागल हो जाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। लेकिन गांधी जी का ऐसा विजन था, गांधी जी ये मानते थे कि राम राज्य का मतलब एक ऐसा स्टेट जो कि ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, जो कि नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लोग खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, जिसमें आर्मी के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें पुलिस के लिए कोई जगह नहीं है। ये एकदम से परफेक्ट प्लेस है। गांधी जी कहते थे कि हमारे सारे एफर्ट्स पीस की तरफ जानी चाहिए, शांति की तरफ जानी चाहिए, वॉर की तरफ नहीं जाने चाहिए। गांधी जी का कहना था कि वॉर डीमोरलाइजेज दोज हु आर ट्रेन्ड फॉर इट। जो लोग वॉर के लिए ट्रेन किए जाते हैं उन लोगों को वॉर डीमोरलाइज करता है, उन लोगों को वॉर ब्रूचलाइज करता है। इट ब्रूचलाइजेज मैन ऑफ नेचुरली जेंटल नेचर, कि हमारा जो नेचुरली जेंटल नेचर है उसको बदल के मैन को ब्रूचलाइज करता है वॉर। गांधी जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है इसके मेन कॉजेज क्या हैं। इसके मेन कॉजेज हैं रेशियलिज्म, इंपीरियलिज्म, फासिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन। और गांधी जी ये कहते थे कि अगर हम रेशियलिज्म को ख़त्म कर दें, इंपीरियलिज्म को ख़त्म कर दें, फासिज्म को ख़त्म कर दें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दें, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म कर दें, तो वॉर करने का कोई रीज़न ही नहीं रह जाएगा। तो गांधी जी कह रहे थे कि ये जो रीजंस हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए काम करो। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो वॉर होगा ही नहीं। बट ये भी थोड़ा आइडियलिस्टिक है। आप कितना भी ख़त्म कर लो लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही होगा। आप कितना ही ख़त्म कर लो लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो होगी ही होगी। लेकिन गांधी जी का जो राम राज्य जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे और डिटेल में अगले सेशन में, उस राम राज्य में परफेक्ट है सब कुछ। गांधी जी कह रहे हैं कि आप रीजंस को इरेडिकेट करने की शुरुआत करो, उनको ख़त्म करने की शुरुआत करो, वॉर के लिए जगह बचेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गांधी जी जो हैं वो डिफेंसिव वॉर के अगेंस्ट में नहीं थे। उनका मानना ये था कि अगर किसी इनोसेंट को अटैक किया जाएगा तो फिर उसको खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए आप वॉर कर सकते हो लेकिन ये भी लिमिटेड होना चाहिए। तो ये याद रखना कि वैसे एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस है, पूरी तरीके से वॉर के अगेंस्ट में है, लेकिन हाँ छोटा सा यहाँ पे कह जाते हैं गांधी जी कि आई एम नॉट अगेंस्ट डिफेंसिव वॉर, कि अगर किसी इनोसेंट को अटैक किया जाएगा तो खुद को डिफेंड करना ही पड़ेगा, बचाना ही पड़ेगा। आपके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको वॉर करना ही पड़ेगा। तो सेल्फ डिफेंस के लिए वॉर को अप्रूव करते हैं गांधी, लेकिन जाते जाते ये भी कह देते हैं कि ये भी लिमिटेड होना चाहिए, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना करो। देखो, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके और भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में बातचीत की गई है, जिनको अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। एक एक लाइन को रटने की ज़रूरत नहीं है, रटी जाएगी भी नहीं। बहुत सिंपल सी एडवाइस है, एक पेज लो, उस पेज पे एक तरफ लिखो गांधी, एक तरफ लिखो बोस, और इधर डालो कि भाई साहब नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच को लेके क्या चल रहा है,
गांधी जी बात करते हैं एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस के बारे में। बोस साहब कहते हैं कि अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें वायलेंट रेजिस्टेंस करना ही करना पड़ेगा। फिर दूसरा लिखो कि भाई मीन्स और एंड्स को लेके क्या कहा जा रहा है। इसमें लिखो कि गांधी जी के लिए मीन्स भी इंपॉर्टेंट हैं और एंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इधर लिखो कि गांधी जी के लिए तो मीन्स और एंड दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बोस साहब के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा लिखो कि मिलिट्री को लेकर क्या सिनेरियो है, और लिखो कि बोस साहब जो हैं वो मिलिट्री को हैवीली अप्रिशिएट करते थे, लेकिन गांधी जी मिलिट्री के फेवर में नहीं थे। इतना ये पूरा जो डिटेल है, अगर इसको रटने के लिए जाओगे तो फिर दिमाग खराब होगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम ही क्यों, स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना प्रिसाइजली अपने नोट्स को बना सकते हो और उनको रिवाइज कर सकते हो। तो एक बार इसको पूरा देखो, इसको पढ़ो और फिर अपने शॉर्ट नोट्स कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करो, इनको 2-4 बार रिवाइज करो। फिर अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिख देना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके आगे के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।